Hello and welcome guys. This is daily news analysis for 27th of August 2018. So guys, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा आप मेरे को अनअकैडमी पे पा सकते हो, जतिन वर्मा नाम सर्च करके। डेली जो है डेली न्यूज एनालिसिस अनअकैडमी पे आता है, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन टुडे तो मैं डीएनए आज यूट्यूब पे कर रहा हूँ। सो डेली आप इसे यहाँ पे अनअकैडमी पे जतिन वर्मा नाम सर्च करके मेरे को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे इन ऑर्डर टू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग द डेली न्यूज एनालिसिस। इसके बाद बताना चाहूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इससे पहले जो एडिटोरियल एनालिसिस या फिर एमसीक्यूज जो कभी कभी यहाँ पे आते रहते हैं या इंपॉर्टेंट वीडियोस, उन सभी का पीडीएफ आप इस चैनल पे पा सकते हो। टेलीग्राम चैनल है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा के नाम से। इसके साथ साथ जो लोग फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे भी एक ग्रुप है, यहाँ पे पीआईबी का जो पीडीएफ है वो शेयर किया जाता है। पीआईबी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बैकग्राउंड्स और फीचर्स आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा पे ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दिए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द डेली न्यूज एनालिसिस, ये सब एडिटोरियल्स हम आर्टिकल्स आज के डीएनए में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन, केरला प्रिपेयर्स अ मीमो सीकिंग मोर सेंट्रल फंड्स आफ्टर अ म्यूटेड ओनम फेस्टिवल देखा गया केरला में। तो उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केरला वोक अप टू द एनॉर्मिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ डेवास्टेटेड बाय अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स। तो मुल्ला पेरियर डैम, इसके बारे में जो हम काफी दिनों से बात करते आ रहे हैं। Now, according to Chief Minister, who held a review of the relief and rehabilitation work, 4,62,456 persons are still housed in 1435 relief camps. और इसके साथ साथ with educational institutions scheduled to reopen on August 29 after an advanced Onam vacation, cleaning 700 odd schools submerged by floods water. तो चीफ मिनिस्टर फंड्स में, चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में भी काफी पैसा इकट्ठा हो रहा है। और गाइस साथ साथ ये बताना चाहूंगा, दो भाग होते हैं डिजास्टर प्लानिंग के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अब जो हम केरला में देख रहे हैं वो है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। इसी के बारे में सेकेंड एआरसी का क्या कहना है, इसे हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशन, पहली रिकमेंडेशन ये कहती है डैमेज असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट बाय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, यानी कि सिर्फ टेक्निकल टीम ही नहीं, सिर्फ सिविल इंजीनियर्स की टीम ही नहीं, या फिर सिर्फ फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की टीम ही नहीं, बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इसकी मुलांकना करनी चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर को कितना डैमेज हुआ है उसकी अलग वे से जांच होनी चाहिए, ताकि डैमेज का जो खामियाजा है, जो भी कॉम्पेंसेशन है, वो अच्छे से पे किया जा सके। अदरवाइज पीपल वुड होल्ड अ ग्रज, लोगों में एक आक्रोश रह जाएगा कि फ्लड के दौरान, फ्लड के बाद भी उनके साथ में इंसाफ नहीं किया गया। Efforts of NGOs and other groups have to be coordinated with the government activities at the district and state level. A recovery strategy should be evolved in consultation with the affected people and concerned agencies and organizations. Recovery strategy should include all aspects of rehabilitation. आमतौर पर क्या होता है कि इकोनॉमिक बिंदु पे तो ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन सोशल एस्पेक्ट्स पे और खासकर इंडिया में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि इस डिस्ट्रेस के माहौल में लोगों ने कईयों को डूबते देखा या अपने परिजनों को उनके साथ में प्रॉब्लम में देखा। तो ऐसे केस में काफ़ी लंबे समय तक 6 months to 1 year बच्चों के दिमाग पे या बूढ़ों के दिमाग पे ये इसका असर रह जाता है। तो साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज सोशल एंड इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन. Minimum standards of relief should be developed to address the requirements of food. Minimum standards का प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑलरेडी होना चाहिए, ताकि सबको मिनिमम जो है वो मिल सके, चाहे वो फूड की क्वांटिटी हो, चाहे वो हेल्थ की अटेंडेंस हो, चाहे वो वाटर, सैनिटेशन या फिर शेल्टर हो. Focus should be placed on special needs of the vulnerable population, that is children, women and the elderly and the physically challenged. अब यहाँ पे बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज, engendering disaster management and then age proofing of disaster management. ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की डिजास्टर मैनेजमेंट पे जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, पब्लिकेशंस आप यहाँ पे देखोगे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्यूरो फॉर क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, इनका ये कहना है कि जब डिजास्टर्स देखे गए, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो या फिर लैंडस्लाइड्स हो, उनका एजेड लोगों पे, वृद्ध लोगों पे और महिलाओं पे और बच्चों पे काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु की बात करें, विमेन इन डिजास्टर इन नागापट्टिनम, द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इन साउथ इंडिया, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स ये दर्शाते हैं कि 2406 महिलाएं, विमेन डाइड, कंपेयर्ड विद
1900 men, approximately 1900 men were died. ये सेकेंड ARC से लिया गया है। तो बच्चे जो हैं इमोबाइल होते हैं या फिर महिलाएं जो हैं बच्चों के कारण इमोबाइल होती हैं, और फिर हमारे जो एजेड सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर एजेड पॉपुलेशन है वो भी इतने ज़्यादा मोबाइल नहीं होते जितने कि मेन होते हैं। अब ये एक और चैलेंज है कि कैसे डिजास्टर्स को एज प्रूफ किया जाए और सेक्स प्रूफ किया जाए या फिर जेंडर प्रूफिंग ऑफ डिजास्टर जिसे बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और सीख लेते हुए सेकेंड ARC की रिकमेंडेशंस थे। न्यूज़ पढ़ना एक बात है, लेकिन न्यूज़ के साथ साथ एनालिसिस हमें क्या पढ़ाई करनी है वो एक अलग बात है। न्यूज़ दोहरा देना न्यूज़पेपर से, दैट इज अ वेरी इजी टास्क। Then minimum standards of relief should be developed to address the requirement of food, health, water, sanitation and shelter. Focus should be placed on the special needs of the vulnerable population, that is children, women, the elderly and the physically challenged. Implementation of the rehabilitation efforts should be carried out by the village panchayat. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क बनता है कि कहाँ तक हमारी विलेज पंचायत लोकल बॉडीज कैपेबल हैं या कहाँ तक उन्हें ये रोल दिया जाता है। लोकल बॉडीज की भी बात करें, स्मार्ट सिटीज आ रही हैं बट आर दे डिजास्टर स्मार्ट? अमृत मिशन आ रहा है बट इज इट मेकिंग सिटीज टियर 2 या टियर 3 सिटीज को डिजास्टर स्मार्ट बनाने की कोई कोशिश इसमें अगर है तो वो क्या है? और अगर हम ग्राम पंचायत की भी बात करें तो फिर संसद आदर्श ग्राम योजना है, लेकिन संसद आदर्श ग्राम योजना में क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक बिंदु है या नहीं? Is it a point or not? So should it not be made a point in the overall development of the village? Why do we dissociate disaster management with development? ये एक moot question है। First priority should be to get the beneficiary oriented works executed through the beneficiaries themselves. बेनिफिशरीज के जरिए ही बेनिफिशरीज के लिए जो काम है, चाहे वो खाद्य पदार्थ, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो और ये सब, और ये एक चैलेंजिंग चीज है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं की जा सकती। कॉन्करेंट मॉनिटरिंग एंड क्विक फाइनेंशियल ऑडिट शुड बी कैरिड आउट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फंड्स। अब ऐसे हालात में ये कहाँ तक पॉसिबल है कि मॉनिटरिंग को भी कॉन्करेंट वे से चलाया जा सके, क्विक फाइनेंशियल ऑडिट भी किया जा सके। ये बात ठीक है कि 2-3 महीने के बाद फाइनेंशियल ऑडिट किया जा सकेगा, लेकिन क्या वो तब तक देर हो जाती है तब तक, ये एक प्रॉब्लम है। अगर उसे कॉन्करेंट साथ साथ चलाएं तो फाइनेंशियल जो भी एड दिया जा रहा है, हेल्थ एड दिया जा रहा है, मेडिकल एड दिया जा रहा है, उसमें अगर ना चलाएं साथ साथ चलाएं तो उसमें देरी हो जाएगी, राइट। क्योंकि जो स्टाफ इस टाइम पे स्टाफ क्रंच फेस किया जाता है ऐसे हालात में, तो जो स्टाफ एड को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगाया जा सकता है वो ऑडिट करने बैठ जाएगा, राइट। तो ये एक दिक्कत है। रिस्क रिडक्शन एस्पेक्ट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिकवरी प्लान्स। यहाँ पे सेकेंड ARC का ये कहना है कि जब रिकवरी प्लान बनाया जा रहा है, अब जबकि ऑलरेडी डैमेज हैज बीन डन, न्यू कंस्ट्रक्शन वुड कम अप, तो ऐसे केस में हमें पिछले हादसे से सीख लेते हुए, लर्निंग आवर लेसन्स फ्रॉम द डिजास्टर, we should superimpose the risk reduction plan so that अगर कभी अगली बार ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो अगली बार के लिए प्लान जो रीडेवलपमेंट किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसी में नए प्लान को, रिकवरी प्लान को शामिल किया जा सके। लैंड यूज प्लान्स को पिछली बार भले ही हमने दरकिनार कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं किया जाना चाहिए, अगली बार जब हम डिजास्टर के बाद इसमें रिकवरी में काम कर रहे हैं। ऑल न्यू सिविल कंस्ट्रक्शन शुड मैंडेटोरिली बी मेड डिजास्टर रेजिस्टेंट। तो हमारी कंट्री को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है अर्थक्वेक के हिसाब से, तो उसके हिसाब से, और साथ में अगर ये रिवर है, रिवर के पास की जो जोन्स हैं वहाँ पे कुछ और डिजास्टर प्रूफिंग के लिए, फ्लड डिजास्टर प्रूफिंग के लिए कुछ रिवर की विसिनिटी में कुछ किया जाना चाहिए, जबकि रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। जो नई सिविल कंस्ट्रक्शन करी जाएगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर बनाए जा रहे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर रिहैबिलिटेट या रीसेटल करने के लिए लोगों के लिए काम किया जाएगा। फॉर ऑल मेजर डिजास्टर्स, National Institute of Disaster Management should conduct a detailed evaluation exercise through independent professional agencies. अब बाकी के स्टेप्स आप यहाँ पे खुद पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज ये YouTube पे जो DNA किया जा रहा है, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या अनअकैडमी की ऐप कहीं कहीं एरियाज में जहाँ पे नहीं चलती, तो आप लोगों को ये देखना है कि DNA किस वे से किया जाना चाहिए। हम लोग नॉर्मली फैक्चुअल न्यूज़ पढ़ के उसे छोड़ देते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू दिस, ये आज के हिंदू के एडिटोरियल्स हैं। इमेज क्रेडिट गोज टू द हिंदू। ये एडिटोरियल का एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। दिस वन, द लार्जर पिक्चर ऑन GDP नंबर्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी देखेंगे। इसमें समझेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 35A की महत्वता,
एंड देन ये समझेंगे, ये एक अच्छा आर्टिकल है, अनटिल डैम्स डू अस पार्ट, इंडियाज पॉलिसी ऑन डैम्स हैज टू बी अर्जेंटली रिव्यूड। और इसके बाद एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, ये क्या कहता है, केरला के बारे में ही है, ये सब न्यूज़ रिलेटेड है। एंड देन ये आर्टिकल जो है काउंसिल कॉनंड्रम, ओडिशा ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप करने की बात करी है, तो हम इस एडिटोरियल के मीडियम से पंछी कमीशन की रिकमेंडेशंस को स्टडी करेंगे, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस को भी संज्ञान में लिया जाएगा। इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का ये कहना है कि इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे इन लास्ट 4 years, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 2014 से 2018 के बीच में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। ये इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट को साइट करते हुए, जो 2018 की रिपोर्ट है उसको साइट करते हुए हमारे वित्त मंत्री ये कह रहे हैं, नोटेड इंप्रूवमेंट्स इन इंडिकेटर्स सच एज इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर एंड एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये मेन जो बिंदु हैं, इनको मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अगर स्टेबल रहते हैं तो इकोनॉमी स्टेबल रहती है। तो इस पे ध्यान आकर्षित करते हुए IMF रिपोर्ट का ये कहना है कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में भी IMF रिपोर्ट ने कुछ टिप्पणी करी है, कुछ कमेंट्री है उसमें, और असेसमेंट ऑफ GST इम्प्लीमेंटेशन। GST अपने आप में एक अच्छा कदम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर IMF रिपोर्ट में कुछ सवाल उठाए गए हैं। एंड एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट्स बैंकिंग रिफॉर्म्स, NPA प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में इंद्रधनुष जो 2,11,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है उसके बारे में भी बात की गई है। Uncertainty and disruptive cash shortages put a damper on consumer and business sentiment. As a result, high-frequency indicators for consumption, example, sales of two-wheelers and production, saw strong declines. यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि सेल्स ऑफ टू व्हीलर्स को एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर माना जाता है कंजम्पशन का। एयर कंडीशनर की परचेज, लैपटॉप, कंप्यूटर्स या फिर टीवी अप्लायंसेज, LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है। इसी के साथ ही एक और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जिसे बोला जाता है FMCG गुड्स। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि आप फास्ट चलते चलते उठा लेते हो, राइट, जैसे कि पेप्सी, कोला या फिर एडिबल ऑयल या फिर आटा, जिसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो वो आइटम्स की सेल जो है वो ये दर्शाती है कि डिक्लाइन देखने को मिला। अगर एक आदमी छोटी छोटी चीज़ें या कोई कंज्यूमर जो टू व्हीलर्स नहीं परचेज कर रहा है, तो वो एक इकोनॉमिकली वो एक साइकोलॉजिकल इंडिकेटर होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि लोग बड़ा खर्चा करने से डर रहे हैं। Impact on growth appears to have been more severe and longer lasting than anticipated, with disproportionate impact on the informal sector. Government of India is undertaking a significant recapitalization of public sector banks to enhance regulatory capital. Basel capital जो है Basel norms के according, तो उसको हमें संज्ञान में लेना होगा। हमें ये देखना होगा कि बेसल नॉर्म्स और ये सब चीज़ें जो सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन किया है 2,11,000 करोड़ रुपए का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अंडरटेकिंग सिग्निफिकेंट रिकैपिटलाइजेशन टू प्रोवाइड ग्रोथ कैपिटल। तो NPA के चलते जो एक और कनंड्रम देखने को मिल रहा है, जैसे कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बैंकों की और कॉर्पोरेट्स की, पूंजीपतियों की, तो उससे निजात दिलाने के बाद ही हम ग्रोथ देख सकेंगे। बैंकिंग रिफॉर्म्स रोड मैप अनाउंस्ड अलोंगसाइड द रिकैपिटलाइजेशन लैक डिटेल्स ऑन मेजर्स टू इंप्रूव पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नेंस। और ये IMF की रिपोर्ट में लिखा गया है कि बैंकिंग रिफॉर्म सिर्फ फाइनेंशियल रिफॉर्म ही नहीं है कि उनमें और ज्यादा कैपिटल इंजेक्ट कर देना, ये एक बात है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की गवर्नेंस में जब तक सुधार नहीं लाया जाएगा तब तक ये एट बेस्ट कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। और जो कैपिटलाइजेशन करा जा रहा है वो बैंक्स के पैसे से ही बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया जा रहा है। The planned impact on banks' credit provision is unclear and implementation details have been costly. तो आगे रुक करें तो बिजनेस पेज से हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टीरियल मीटिंग जो कि अर्जेंटीना में हुई, वहां पे उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमिक जायंट्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन में इंडिया में लगाना चाहिए। रेवेन्यू जेनरेटिंग कंट्रीज हैं ये एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, और मिनिस्टर सेड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डायनामिक मार्केट्स फॉर डिजिटल सर्विसेज आर इन एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे कि ब्राजील है, और अफ्रीका जैसे कि साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज, with India having one of the largest footprint of several popular social media and other digital platforms. During the meeting, G20 member nations ने ये भी agree किया कि to promote policies, कि वो policies ऐसी promote करेंगे जो कि contribute करेंगी bridging all forms of digital divide.
अब अगर हम देखें कौन कौन सी टाइप्स होती है डिजिटल डिवाइड की, एक तो रूरल अर्बन डिवाइड है। रूरल अर्बन डिवाइड सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड पाई जा रही है। तो ऐसे केस में वर्ल्ड वाइड पाई जाने वाली इस रूरल अर्बन डिवाइड के लिए क्या किया जाना, इंडिया में क्या किया जा रहा है, भारत नेट प्रोग्राम 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए भारत नेट लाया जा रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो क्या ये डिवाइड जो है नॉर्थ और साउथ यानी कि ग्लोबल नॉर्थ इक्वेटर के उस तरफ की कंट्रीज को हम देखें, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसए, वहां पे ऐसी डिजिटल डिवाइड और वहां पे डिजिटल एडवांसमेंट है। हमारी कंट्री इज स्टिल ट्राइंग टू कैच अप विद द प्रोसेस। तो डिजिटल डिवाइड विद स्पेशल अटेंशन टू द डिजिटल जेंडर डिवाइड। डिजिटल जेंडर डिवाइड एक और हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि डिजिटल एरिना से आने वाली जॉब्स जैसे कि कॉल सेंटर जॉब्स, उनका बेनिफिट रूरल वुमेन को देने के लिए रूरल एरियाज में इंडिया में कॉल सेंटर्स कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बैंगलोर, चेन्नई या ऐसे इंडस्ट्रियल हब से, ऐसे सॉफ्टवेयर हैदराबाद या फिर चंडीगढ़, ऐसे हब से निकल के रूरल एरियाज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कॉल सेंटर्स उनको सिर्फ इंटरनेट चाहिए और रेंटल कॉस्ट महानगरों में ज्यादा आती है। तो ये एक वे से जो कि इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है वो रूरल एरियाज में रहने वाली वुमेन के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए वो एक अच्छा कदम है। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें थी, लेकिन G20 का ब्रॉड मुद्दा ये था कि डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जाना चाहिए। कंट्रीज अग्रीड टू प्रमोट डिजिटल गवर्नमेंट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन डिजिटल स्किल्स ऑफ वर्कफोर्स। अब डिजिटल स्किल्स वर्कफोर्स के बार बार अपडेट करने होंगे। अभी तक हार्डवेयर अपडेट करना होता था, अब ह्यूमन सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना एक बड़ा चैलेंज है। डीपन द एनालिसिस टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी मेजरमेंट। अब डिजिटल इकोनॉमी को मेजर कैसे करा जाए ताकि इसको जीडीपी में सही। He also reiterated that India has taken serious note of reported misuse of data from social media। तो जैसे अभी फेसबुक को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी एनालिटिक्स फर्म के साथ में कि एनालिटिक्स फर्म जो एक ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म है कैम्ब्रिज एनालिटिका, उन्होंने हमारा डेटा जो है, फेसबुक का डेटा जो है इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को माइलेज देने के लिए यूज किया। प्योरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस वर्सेस डिजिटल एज। तो हम ये भी देख सकते हैं प्योरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस वर्सेस डिजिटल एज। तो डिजिटल एज में सिर्फ हम एनालिटिक्स फर्म की ही बात नहीं कर रहे हैं, डिजिटल एज में अगर हम बात करें तो साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स तक भी ये बात जाएगी, राइट, कि कैसे। और डिजिटल एज में फिर हम सोशल मीडिया एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया इन इलेक्शंस, उसे भी हमें संज्ञान में लेना होगा। सोशल मीडिया चाहे वो फेसबुक है चाहे वो ट्विटर है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है वोटर्स को। इसी से जुड़े मुद्दे से इलेक्शन कमीशन ने भी एक पिटीशन फाइल किया था। सैटरडे को इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग करा था जिसमें ये कहा गया था कि कैसे इलेक्शन से 48 आवर्स पहले मीडिया को रेगुलेट किया जा सके, खासकर सोशल मीडिया को, जबकि सोशल मीडिया इलेक्शन कमीशन के दायरे में नहीं आता। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर दायरे में आता भी है तो इट इज ऑल इनकम्पासिंग, बहुत बड़ा दायरा है, उसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा। यहाँ पे उसे अगर एडवर्टीजमेंट को फेसबुक पे मॉनिटर करेंगे तो ट्विटर पे मॉनिटर करेंगे तो कोई और एप्लीकेशन, आप लोग भी जानते हो टेलीग्राम और ये सब, यूट्यूब, राइट। तो ये चीजें हैं। बैलेंसिंग बोथ, हाउएवर ही एडेड प्राइवेसी कैन नॉट प्रोहिबिट इनोवेशन नॉर कैन प्राइवेसी बिकम द शील्ड फॉर द करप्ट और टेररिस्ट। प्राइवेसी, एक तो प्राइवेसी का ब्रीच नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि प्राइवेसी टेररिज्म या करप्शन को छुपाने के लिए एक शील्ड नहीं यूज किया जा सकता। और मिनिस्टर सेड कि बॉर्डरलेस साइबर वर्ल्ड क्रिएट्स ऑलमोस्ट लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेड, commerce and knowledge sharing, but to fully reap the benefits of the digital transformation for the global economy there is a need cyberspace that is, we need a cyberspace that is safe and secure। और nefarious use of internet is a reality, गलत कारणों से इंटरनेट को यूज किया जा रहा है और उसके बाद इसे हमें पूरे सख्ते से निपटने की जरूरत है, जो कि ग्लोबल एक एफर्ट चाहिए। इसीलिए G20 में हमारे मिनिस्टर ये बात रखते हुए challenges that need to be addressed both domestically by better regulations as well as international cooperation। Now आगे बात करें तो worst may be over for the rupee against dollar, इसे समझेंगे, इसके माध्यम से इकोनॉमी को, बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये बिजनेस रिव्यू की न्यूज़ है, इसे भी समझेंगे। और ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल IAS तैयारी विद जतिन वर्मा पे, और ये जो फेसबुक ग्रुप है IAS तैयारी विद जतिन वर्मा, यहाँ पे शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अभी पार्ट 2 में बाकी की न्यूज़ आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे गाइस, स्टे ट्यून्ड।